ये वाक्य है 23 मई 2023 की। कोराबली एक इलाका पड़ता है, उसी इलाका के जो एसडीएम साहब होते हैं, साथ ही सीओ होते हैं और कोतवाल जो होते हैं, तीनों अधिकारी अपने अपने गाड़ी से, अपने अपने वाहन से पुलिस बल के साथ निकलते हैं और वो एक नाम की तलाश कर रहे थे। नाम होता है राजेश तिवारी, काम होता है दर्जी का, टेलर का, कपड़े सिलने का। एक सिपाही ने पूछा, ये दर्जी राजेश तिवारी कहाँ रहता है? तभी एक व्यक्ति ने कहा कि जी आगे वाली गली में है। इसी तरीके से जो वो अधिकारियों का जो झुंड होता है वो लगातार आगे बढ़ते हैं। इससे पहले ऑफिसर वहां पर पहुंच पाते, ये बात पहले ही फोन कॉल के माध्यम से पहुंच जाते हैं कि तुम्हारे तरफ पुलिस प्रशासन दोनों ही पहुंच रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ बड़ी बात हो सकती है। जैसे ही वो दर्जी राजेश दर्जी ने सुना, ये दर्जी थर थर कांपने लगता है। काफी गरीब इंसान होता है, पक्ष 2 समय का रोटी भी काफी मुश्किल से जुटा पा रहा था। जब उस इंसान को ये पता चलता है कि उसकी तलाश में पुलिस प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी पहुंच रहे हैं, तो वो थर थर कांपने लगता है और आराम से जाकर के अपनी कुर्सी पे जाके बैठ जाता है। इसी दौरान एसडीएम साहब पहुंचते हैं और एसडीएम साहब जैसे वहां जाकर के पूछते हैं, क्या तुम्हारा नाम राजेश तिवारी है? वो इंसान खड़ा होकर के कांपते हुए कहता है कि हाँ साहब, मेरा ही नाम राजेश तिवारी है, लेकिन मुझसे कौन सी गलती हो गई, क्या गलती हो गई? तो कुछ गलती हो गई तो माफ कर दीजिए। जैसे एसडीएम के सामने उस दर्जी ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए ये बात कही, तो एसडीएम साहब कहते हैं कि अब आपको हाथ जोड़ करके माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, आपसे कोई भी गलती नहीं है, बल्कि हम आपको सम्मानित करने के लिए यहाँ आए। तभी वो ड्राइवर को आवाज लगाते हैं, कहते हैं फूलों का गुलदस्ता और मिठाई का जो डब्बा है वो तुम लेकर के आओ। फूलों गुलदस्ता लेकर के आता है, फूलों का गुलदस्ता, और सीओ का ड्राइवर हो या कोतवाल का ड्राइवर हो या एसडीएम का ड्राइवर, सबके सब फूलों के गुलदस्ते और मिठाई के डब्बे ला करके उस दर्जी के हाथ में देते हैं और कहते हैं कि आपको अब सैल्यूट करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप अब भविष्य में जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको और आपके बेटे की वजह से लोग सैल्यूट आपको करते रहेंगे, वो भी लाखों में नहीं, वो जहां जहां तक जाएगा वहां वहां। ये बात सुनने के बाद उस दर्जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचने पे मजबूर होता है कि आखिरकार मेरे बेटे ने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जो बड़े बड़े अधिकारी मुझे सैल्यूट कर रहे हैं। उसके बाद वहां पर पत्रकारों का जमघट सा लग जाता है, कहते हैं ना कि पूरी तांता सा लग जाता है। ये कहानी जानने के लिए कि आखिरकार दर्जी के बेटे का पूरा कहानी क्या होता है। कहानी आज उसी राजेश के दर्जी बेटे क्या होता है जो इतिहास रच गया, जो पूरे भारत भर में सेकेंड रैंक प्राप्त करके ये बताया, जो प्रतिभा होती है वो किसी की मोहताज नहीं होती। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज की जो सच्ची कहानी आपको बताने वाले, दरअसल ये उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है मैनपुरी, उसी का एक कस्बा लगता है कोराबली। कोराबली कस्बे का एक इलाका पड़ता है धरनाद, और धरनादपुर का यही का ये सच्ची पूरी कहानी होती है। दरअसल एक दर्जी होते हैं, उनके 3 बेटे होते हैं। 3 बेटों में उसके एक और साथ एक बेटी होते हैं, यानी 4 औलाद होते हैं उनके। एक दूसरे नंबर का जो बेटा होता है उसका नाम होता है सूरज तिवारी। दरअसल सूरज तिवारी ने 11वीं की परीक्षा पास किया, उसके बाद सीबीएसई बोर्ड से वो पढ़ रहे होते हैं। 12वीं क्लास का जब एग्जाम होता है तो सीबीएसई बोर्ड की वजह से वो पढ़ने में इतना ज्यादा होशियार नहीं होते और वो फेल हो जाते हैं। इसलिए उसने कुछ ना कुछ आगे करने की सोचा सीबीएसई बोर्ड से तो मैं पास हो नहीं पाऊंगा, इसीलिए जो है यूपी बोर्ड से ही एग्जाम दे देता हूँ, परीक्षा दे देता हूँ। अगले साल यूपी बोर्ड से एग्जाम देता है और साल 2014 में पास हो जाता है। फिर आगे वो करे तो फिर क्या करे, वो जाति से ब्राह्मण जाति से होता है, इसलिए वो पंडिताई का काम सीख लिया। वो सोचने लगा कि क्यों ब्याह शादी में जो पंडित जी का काम होता है किसी को शादी कराना या कहीं ना कहीं पूजा पाठ को कराना, इस तरह से वो अपने जीवन का गुजर बसर कर लेगा। इससे बड़ा भाई होता है उसका, वो भी ज्यादा पढ़ने लिखने में काबिल नहीं होता है। छोटा भाई होता है वो भी एक सामान्य सा विद्यार्थी होता है। माता पिता काफी गरीब होते हैं, वो करे भी तो क्या करे, इसलिए वो मुंबई चला जाता है। मुंबई कुछ दिन ठहरता है, मुंबई से वापस आता है। वापस आने के बाद जो है दिल्ली के भीतर एक छोटी सी नौकरी करने लगता है। पहले दिल्ली के भीतर नौकरी करता है, बाद में वो नोएडा के अंदर नौकरी करने लगता है। दरअसल बात हम आपसे कर रहे हैं 28 जनवरी 2017 की शाम को, जब वो ड्यूटी से अपने घर रूम पे वापस जब आया तो घर के लिए काफी सारा सामान खरीदा, मिठाइयां खरीदा। अपने माँ भाई से, अपने पिता बहन से मिलने के लिए वो काफी आतुर हो रहा था। अगली सुबह 29 जनवरी 2017 की सुबह की बात है, करीब 6 बजे नहा धो के तैयार हो जाता है। काफी खुशी के मारे वो फूला नहीं समाता, क्योंकि उसको आज घर आना था। दिल्ली से चलकर अलीगढ़ की तरफ आने वाली एक पैसेंजर ट्रेन में वो बैठ जाता है। जैसे वो ट्रेन चलने लगती है तो दादरी रेलवे स्टेशन से अभी ट्रेन निकलनी ही थी कि उस ट्रेन के अंदर बेहिसाब भीड़ होती है, लोगों को खड़े होने की जगह भी नहीं होती थी। इसलिए सूरज तिवारी बिल्कुल मेन गेट के सामने खड़ा हो जाता है और इंतजार कर रहा होता है कि बस ये सफर जितनी जल्दी पूरी हो जाए, उसके बाद वो अपने माता पिता से मुलाकात कर लेगा। सैलरी मिली होती है, काफी खुश होता है, लेकिन ये बात उसे पता नहीं था कि उसके साथ कुछ होने वाला है। जैसे दादरी रेलवे स्टेशन से
ट्रेन निकलती है, किसी ने उसको जोर से धक्का दे दिया और चलती ट्रेन से वो लड़का गिर जाता है। और जैसे वो लड़का गिर जाता है, ट्रेन आगे चली जाती है और कई दिन बीत जाते हैं। उस लड़के की जब आंख खुलती है दिल्ली के एम्स अस्पताल में, पूरा का पूरा कमरा सफेद होता है, कभी चादर से, कभी रंगाई पोताई की वजह से, जिसकी वजह से वो लेटा हुआ था वो भी चादर सफेद होती है। इसी बीच एक सफेद कोट पहने हुए एक व्यक्ति आ जाते हैं, कहते हैं हेलो गुड मॉर्निंग, मैं आपका डॉक्टर हूँ। जैसे उस लड़के की तरफ वो देखते हैं, डॉक्टर सूरज तिवारी की आंखें आंखें चलती है कि आंखों से वो देख रहा होता है, कानों से सुन रहा होता है, बाकी शरीर का जो हिस्सा होता है उसको पता भी नहीं चल पाता है कि शरीर का हिस्सा काम भी कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। तभी डॉक्टर कहते हैं कि क्या आपको पता है कि आपके साथ एक छोटा सा हादसा हो गया था? वो कहता है कि हाँ, मैं ट्रेन से गिर गया था। वो कहते हैं इसके लिए मुझे माफ करना, और मैंने आपके जो एक हाथ है ना, लेफ्ट हैंड साइड यानी उल्टा जो हाथ है, इसकी 2 उंगलियां हमने काट दी है, इसके लिए मैं आपसे माफी मांगने के लिए आया हूँ। अब आपकी केवल 3 उंगलियां ये सारी है और 2 उंगलियां जो है वो आपकी कट चुकी है। अब जैसे ही सूरज तिवारी ये बात सुनते हैं, सूरज तिवारी थोड़ा सा परेशान होते हैं, थोड़े से आंखें में आंसू आते हैं, कहते हैं सर कोई बात नहीं, मैं इन 2 उंगलियों के बिना भी मैं जी लूंगा, और मैंने आप अपने मेरी जिंदगी बताई, इसलिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सूरज तिवारी जैसे जैसे बात कहते हैं, डॉक्टर वहां से निकल जाते हैं, चले जाते हैं। एक और डॉक्टर होते हैं जो फिर कमरे में आते हैं, और कमरे में आने के बाद फिर से बातचीत का सिलसिला जारी होता है और कहते हैं तुम्हारा बेटा नाम क्या, तुम कहाँ रहते हो, क्या करते हो। वो काफी सवाल करते हैं, सवाल करते करते बातचीत में जो उन्होंने सवाल का जवाब दे रहे थे वो बोल नहीं पा रहे थे या सुन नहीं पा रहे थे या देख जो पा रहे थे, लेकिन शरीर का जो हिस्सा था वो मोमेंट नहीं करता है। तभी वो कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूं, दरअसल मेरे एक वजह से तुम्हारा एक हाथ कट चुका है। अगर हम तुम्हारा हाथ नहीं काटते तो शायद तुम्हारे लिए दिक्कतें हो सकती थी। यानी जो सीधा हाथ था वो सीधा हाथ यहाँ से काट दिया जाता है, और एक हाथ जो है और दूसरे हाथ की 2 उंगलियां काटी जा चुकी थी। वो लड़का अब काफी रोने लगता है, इस बात को समझ ही नहीं पाता है कि इसी दौरान जो दूसरा डॉक्टर आता है, जो जो अपना मोबाइल निकाला, मोबाइल निकालने के बाद काफी मोटिवेट करने वाली कुछ वीडियोस दिखाने लगा। आप परेशान होने की जरूरत नहीं बेटा, आपको देखो कितने सारे लोग हैं कि ऐसे ऐसे जीते हैं, ऐसे जीते हैं, अभी तो जिंदगी की शुरुआत है, ऐसे वैसे काफी उसे भरोसा देते हैं और मोटिवेट करते हैं। उस लड़के के आंसू से आंख से आंसू गिरते हैं और डॉक्टर ये बात कह करके चले जाते हैं। और अब वो लड़के सरोज को लगता है कि किस तरह की बातें कर रहा है डॉक्टर। अब उसके दूसरे हाथ की उंगली चल गई थी, एक हाथ कट गया था, वो सोच रहा था आखिर मैं कैसे जीवन जीऊंगा, क्या आगे करूंगा। कुछ समय बीतता है, कुछ समय बीतने के बाद 2 डॉक्टर एक साथ और फिर से आते हैं, और एक साथ आने के बाद वो कहते हैं कि तुम ठीक हो और हमें तुमसे कुछ बात करनी है। जैसे बातचीत का सिलसिला जारी होता है, दोनों डॉक्टर कहते हैं तुम्हारे जो पैरों की जो ड्रेसिंग करनी है, पट्टियां जो करनी है, तुमको कोई ऐतराज, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब वो पट्टी करते करते कहते हैं कि हमें माफ कर देना, हमने तुम्हारे दोनों पैरों को काट दिया, अगर तुम्हारे दोनों पैरों को अगर नहीं काटते तो शायद तुम बच नहीं पाते। यानी धड़ के नीचे तुम्हारे दोनों पैर उसके काट दिए जाते हैं। ये बात सुनने के बाद वो काफी फूट फूट कर काफी रोने लगता है, और होता इसलिए है क्योंकि आप उसके पास, वो जिएगा कैसे, क्या करेगा, कैसे करेगा, ये सोच सोच करके काफी परेशान होता है। दोनों हाथ, एक विकलांग पैर भी कट गया था। अब जब जब वो लड़के की पट्टियां हुआ करती थी तब तक असहनीय काफी दर्द होता था, उस दर्द के सारे काफी रोता है। इसी तरीका से वो करते करते करीब 4 महीने का समय उसी कमरे में उसी बेड के ऊपर निकल जाता है। तब जाकर के जब उसकी जख्म जब सूखने लगते हैं, उसकी पट्टियां जब बदलते रहते हैं, तो वो चला जाता है। किसी भी तरीके से उसके लिए एक व्हील चेयर का इंतजाम होता है जिसपे बैठ करके वो आराम से कोई उसको धक्का देता था, वो चल सके। जब धीरे धीरे समय बीत रहा था तभी अप्रैल का वो महीना आता है, यानी अप्रैल 2017 की वाक्य है। सूरज अपने पिताजी के साथ एक उसी एम्स अस्पताल में, जो दिल्ली का एम्स मेडिकल कॉलेज था, उसमें दवाई लेने के लिए पहुंचता है। और दवाई लेने के लिए जब आता है तो अपनी बारी का वो इंतजार कर रहा होता है। पास में उसके पापा जो खड़े हुए होते हैं, जो पेशे से दर्जी होते हैं, देखने में काफी गरीब व्यक्ति होते हैं। वो लड़का चेयर पे बैठा होता है, अपने पापा से हंस हंस करके काफी बातें करता है, बात कर रहा था, हंस रहा था। बात कुछ इसी सिलसिले को एक लड़का जो कि जेएनयू के अंदर पढ़ता है, जिसका नाम प्रकाश होता है, प्रकाश इस बात को देख रहा था कि एक लड़के का ना सीधा हाथ है, दोनों पैर है, जो साथी लेफ्ट हैंड वाला जो हाथ है उसमें भी 2 उंगलियां कटी हुई है। फिर वो इतना मुस्कुरा रहा है, इतना खुश है, इतना हंस हंस के बात कर रहा है जैसे उसके जीवन में कुछ दुखी सा ना हो। तभी वो प्रकाश उस सूरज तिवारी के पास पहुंचता है और सूरज तिवारी से कहता है कि मेरा नाम प्रकाश है और मैं जेएनयू का स्टूडेंट हूँ, जेएनयू का विद्यार्थी हूँ, क्या मैं बात कर सकता हूँ आपसे। मुस्कुरा कर कहते हैं हाँ जी बिल्कुल बात करें। पूछता है तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, क्या तुम अपने हादसे के बारे में मुझे बताओगे। तभी वो हादसे के बारे में बताना शुरू करता है, तफसील से तो पूरी बात बताती है। तभी प्रकाश कहता है कि आगे के जीवन तुम जीना चाहते हो। लड़का कहता है हाँ, क्या करना हो। उसने कहा मेरे साथ आपको चलना होगा।
यानी कि वो लड़का जो जेएनयू के अंदर छात्र होता है, वो स्टूडेंट अपने साथ उसके पिताजी के सहमति के बाद सीधा जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर लेकर के चला जाता है। पूरा कैंपस उसको घुमाता है। पूरा कैंपस घुमाने के बाद एक एनजीओ से संपर्क करने के बाद उसके लिए एक ऐसी व्हीलचेयर का इंतजाम कर देता है, जो व्हीलचेयर उसकी जो 3 उंगलियां बची हुई थी, इन 3 उंगलियों के सहारे वो मशीन चल सके। अब उसके किसी सहारे की जरूरत ना हो, वो खुद से जा सके, कहीं भी घूम सके, आ जाने की उसको सुविधा हो सके। जैसे ही प्रकाश ने ये बात बताई, प्रकाश ने कहा अगर तुम मेहनत करो, मेहनत करने के बाद तुम्हें एक एंट्रेंस एग्जाम है, वो तुमको पास करना होगा। ये तुम एंट्रेंस एग्जाम को पास किया तो तुम्हारा यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। यानी मई 2017 के भीतर उस लड़के का एग्जाम होना था। उसके लिए वो बीए में कौन कौन से विषय रखे उसका सिलेक्शन करना होता है। पहला एग्जाम दिया लेकिन वो पास नहीं कर पाता है। उसको लगता है कि शायद जीवन पहले ही धोखा दे चुके हैं, और एग्जाम का अवसर भी मिला था लेकिन वो भी नहीं दे पा रहा, यानी वो फेल हो गया था। लेकिन किस्मत उसकी और भी शायद कहीं ना कहीं धनी होती है, और फिर से एग्जाम की तैयारी करने लगता है वो। और 3 महीने बाद ही सूचना मिलता है कि दिसंबर 17 में फिर से एग्जाम होने वाला है। पहला एग्जाम मई में होता है, मई के बाद वो घर जाता है। घर जाने के बाद 20 मई 2017 को अपने परिवार के साथ होता है, और 5 दिन बाद एक ऐसी भयानक सी सूचना मिलती है जिसको कभी कल्पना नहीं किया। दरअसल उसका बड़ा भैया जो होता है, उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है और बड़े भैया की मौत हो जाती है। तब लोग जो है काफी टूटने लगता है, वो भी टूटता है। और लोग कहते हैं कि जिसके हाथ पैर नहीं थे, लोग भगवान इसी को उठा लेता। कभी चलते पैर वाला लड़का था, अच्छे खासा ठीक ठाक था, इसको क्यों भगवान ने उठा लिया। ये बात सुनकर के सूरज तिवारी को काफी अजीब लगता, लेकिन सूरज तिवारी सोचा कि अब यहाँ से मुझे चलना होगा, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना। एक बार फिर से जेएनयू के अंदर प्रवेश परीक्षा का अवसर मिल जाता है। बताया जाता है साल 2017 में पहले 2 बार प्रवेश परीक्षा होता है, दूसरी बार जो प्रवेश परीक्षा होती है उस प्रवेश परीक्षा के अंदर उसका नंबर आ जाता है, और 23 जुलाई 2018 को आखिरकार सूरज तिवारी नाम का जो लड़का होता है उसका जेएनयू में एडमिशन हो जाता है, और वो एक रशियन भाषा में बीए के अंदर एडमिशन हो जाता है। वो लगातार पूरी ईमानदारी से वो मेहनत करता है। एक दिन प्रकाश फिर आते हैं, कहते हैं तुमको कुछ दिखाना है। प्रकाश दरअसल जेएनयू यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी होती है उस लाइब्रेरी के भीतर लेके जाते हैं, और लाइब्रेरी में 9 मंजिला वो पूरा लाइब्रेरी होता है। उस पूरे लाइब्रेरी के अंदर काफी किताबें होती है, काफी सारे लड़के लड़कियां पढ़ रहे होते हैं। तभी उस सूरज तिवारी ने किसी से कहा, पूछा कि तुम काफी पढ़ते हो, मैंने तुम्हें अक्सर इस लाइब्रेरी से निकलते हुए देखा। तभी उसने बताया कि छात्र मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, यानी मुझे बड़ा अधिकारी बनना है, बड़ा आदमी बनना है। जैसे इस तरह की बातें कहता है। फिर पूछा कि कैसे बनते बड़े अधिकारी, कहता है बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। सूरज तिवारी के पास और कुछ काम तो होता नहीं। सूरज तिवारी ने सोच लिया अब मुझे केवल और केवल पढ़ाई करना है, वो भी काफी ज्यादा पढ़ाई करना है, काफी पढ़ाई करना है। अब सूरज तिवारी लगातार काफी पढ़ना शुरू कर दिया, और कड़ी मेहनत से साल 2021 में यूपीएससी का एग्जाम दिया, साथ ही 2022 में भी एग्जाम दिया। पहले ही प्री में भी पास हो जाता है, मेंस में भी पास हो जाता है। अब नंबर आता है इंटरव्यू का, साक्षात्कार का। लेकिन इंटरव्यू से पता चलता है तब तक उसने एमए में एडमिशन लिया, वो भी रशियन ही भाषा में, और जेआरएफ का एग्जाम होता है, जेआरएफ का एग्जाम वो क्लियर कर देता है। यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की तरफ से, यूजीसी की तरफ से एक जेआरएफ का एग्जाम होता है। अगर उसको कोई पास कर दिया, यानी नेट होता है, उसी में जेआरएफ होता है, तो शिक्षा मंत्रालय की तरफ से हर महीने कुछ स्कॉलरशिप मिलते हैं, करीब 37,000 मिल रहे थे। अब जैसे जब उसके इंटरव्यू की तारीफ आती है, तब वो इंटरव्यू देने जब जाते हैं यूपीएससी का, तो इंटरव्यू के भीतर वो बैठता है, और व्हील चेयर के ऊपर वो जब गया हुआ था यूपीएससी में, उसको सवाल पूछा जाता है कि तुम स्पेशल कैटेगरी को हो, यानी जो फिजिकल हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं, यानी तुम्हारे हाथ नहीं है, तुम्हारे पाँव नहीं है, तुम एक स्पेशल कैटेगरी में आते, तुम अपने स्पेशल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहोगे। कहा सॉरी सर, मैं स्पेशल कैटेगरी में नहीं आता, मैं अपना काम सब कुछ खुद करता हूं। अब चाहे नहाना हो, किताबें हो, मतलब कुछ भी करना हो, मैं खुद करता हूं। इसलिए अगर बात कुछ करने की आएगी भविष्य में, तो मैं यूनिवर्सल काम करूंगा। उसके भीतर हैंडीकैप भी होंगे, और हाथ पैर चलने वाले भी लोग होंगे। इंटरव्यू पैनल जो होता है उसको इस बात बहुत पसंद आती है, उस लड़के को पास कर देते हैं। जैसे उस लड़के को पास करते हैं, 23 मई 2023 को यूपीएससी का रिजल्ट आता है देश में, उसको 970वीं रैंक होती है। साथ ही जो फिजिकल हैंडीकैप्ट होता है उसमें उसका देश भर में दूसरा रैंक होता है। और फिर वही लड़का अपने पिता को देर शाम कॉल करके कहता है कि पिताजी आप डीएम के पिताजी बन गए। और जैसे उसके पिता ने ये बात सुनी, पिता की आंखों में आंसू आने लगते हैं, वो रोने लगते हैं। और उस लड़के ने ऐसा करके दिखा दिया कि अगर किसी के हाथ पैर ना हो तब भी जिंदगी को काफी बेहतरीन खुशनुमा तरीके से जिया जा सकता है। आज उस लड़के को काफी बड़े बड़े लोग सैल्यूट करते हैं, विधायक, सांसद, मंत्री, कुछ भी हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, क्योंकि वो लड़का आईएएस ऑफिसर बन चुका है।
जहां जहां भी वो पोस्टिंग होगी उसकी, कहा यह भी जाता है उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में अगर उसकी पोस्टिंग रह सकती है, जहां जहां उनकी पोस्टिंग होगी तो वहां वहां लोग उनको सैल्यूट करेंगे और उसकी पूरी काबिलियत की तारीफ करेंगे, दाद देंगे। पूरे घटनाक्रम का सुनाई का उद्देश्य आपको केवल और केवल मोटिवेट करना था। आप जब जब लोग लगते हैं कि हम जीवन से हताश हो चुके, ये सूरज तिवारी को अगर याद कर सकते हैं, और सूरज तिवारी नाम के जो जो ऐसे जो लोग होते हैं वो कितने आगे तक बढ़ चुके हैं। देखते रहिए।